कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये होता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मीनिंग है कि उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही करके दिन बीतते रहे। और मैं पढ़ने में ठीक था, मेरा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब मुझे अच्छे लगते थे, स्पेशली मैथ्स एंड फिजिक्स। तो 9th 10th में मैं अपने क्लास में आई थिंक टॉप के 3 और 4 में रहा हूँगा। उसके बाद सिचुएशन अगर स्टैमरिंग की बात करें तो और वर्स होती गई, और पढ़ाई में बेटर होती गई। तो ऐसे ऐसे करके 12th तक मैंने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करी, और स्टैमरिंग के साथ रहते हुए पढ़ाई करी। कुछ डॉक्टर से फादर ने कंसल्ट किया उस टाइम पे। उसमें से एक डॉक्टर ने बोला कि कुछ स्पीच थेरेपी होती है और आप स्पीच थेरेपी चाहें तो करा लीजिए, बट ज्यादातर लोग में ये अपने आप ठीक हो जाता है, ये कोई डिजीज नहीं है और ये कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग सो, आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट जस्ट स्टैमरिंग के साथ रहते हुए जो मैंने बचपन में फेस किया, और कैसे स्टैमरिंग के साथ मैंने 10th तक किया। उसके बाद 12th में सिचुएशन वर्स हो गई। बल्कि वहां तक हो गया कि थ्योरी में मेरे मार्क्स बहुत ही बढ़िया आते थे, वाइवा में एकदम ही कम आते थे। और प्रैक्टिकल जो होता था उसमें जो प्रैक्टिकल था वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता था, बट जब उसको एक्सप्लेन करने की बारी होती तो फिर कुछ नहीं बोल पाता था। तो ये 12th में आई थिंक मेरा पीक पे रहा होगा स्टैमरिंग। फिर धीरे धीरे करके मैंने खुद को समझा, स्टैमरिंग को समझा, एक दो एक दो स्पीच थेरेपिस्ट से बात करी, मिला, और फिर समझते समझते समझते, और आज 47 years का हूँ। मेरे पास मतलब एक जो नॉर्मल फ्लुएंट लोगों के पास होता है उससे कम नहीं है, मटेरियलिस्टिकली भी, और बाकी नॉलेज वाइज भी अब तक मैं सीख रहा हूँ। वेरी वेल। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह की एजुकेशन ली, और आपने इसको क्यों चूज किया? क्या आपने इस एजुकेशन को इसलिए चूज किया कि आप दूसरों से आपको वर्बली वर्बली कम्युनिकेट कम करना पड़े? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि जब बचपन में एट द एज ऑफ से 14 और 15 years, तो समझ में ही नहीं आता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। मेरे साथ भी बिल्कुल वही था। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो इसकी वजह से मैंने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया था आगे के लिए, और फिजिक्स को ऑप्ट किया था। साइड बाय साइड हिंदी या इंग्लिश या ये सब जो लैंग्वेज या जो भी और होता है, सोशल साइंस और थोड़ा बहुत बायोलॉजी, ये सब तो चलता ही है। 12th के बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ इंजीनियरिंग का ही करियर बेटर है। तो विद दैट रीजन मैंने इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे। और बट कोचिंग मैंने कहीं नहीं ली, बिकॉज ऑफ वो रीजन जो आप अभी कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो है कोचिंग में जाऊंगा तो फिर से वही बुलिंग, मॉकरी, ये सब होगा मेरे साथ।
तो इससे बेटर है कि मैं सेल्फ सेल्फ स्टडी के मोड में रहूं, और सेल्फ सेल्फ स्टडी करते करते ही फिर मेरा वो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। और फिर मैं मैथ्स फिजिक्स के साथ पढ़ते 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 फिर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मैंने बीटेक किया है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का भी कोई वैसा रीजन नहीं था। अब मैंने वो सोचना छोड़ दिया था कि मुझे कुछ ऐसी सो कॉल्ड वे में प्रॉब्लम है या नहीं है, बस एक बहाव के साथ बह रहा था। और इंजीनियरिंग उस टाइम पे मैक्सिमम लोग कर रहे थे, और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच था इंजीनियरिंग में, वो थोड़ा सा बेटर माना जाता था जॉब 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 पर्सपेक्टिव के लिए फ्यूचर में। इस वे में मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑप्ट किया इंजीनियरिंग में। जी। थैंक यू। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल आपकी हॉबीज क्या हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आ, जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में था, तो कहीं से मुझे आ, मेरे मोहल्ले में नेबरहुड में आई थिंक एक मेरा फ्रेंड था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर उसने एक जगजीत सिंह, फेमस गजल सिंगर है इंडिया में, थे उस टाइम पे, अभी तो खैर नहीं है। तो जगजीत सिंह का उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने एक जो ऑडियो कैसेट दिया था। तो जो वर्डिंग थी, जो लिरिक्स थे उसके, वो मुझे इतना बढ़िया लगने लगा कि मुझे लगा यार ये तो एक बहुत यूनिक सी चीज है, एक यूनिक सा आर्ट है, जिसमें आप अपने मन की बात, जब आप जो सोचते हो, वो चाहे वो एब्सोलूट मतलब डिप्रेशन वाले मूड में हो या फिर एब्सोल्युटली खुशी वाले मूड में हो, तो जब आप कुछ सुनते हो जिसमें लिरिक्स हो, और मतलब लिरिक्स हो मतलब बेटर हो, लिरिक्स और जिसके कोई मायने हो, तो ऐसा लगता है कि ये तो पास्ट में भी कई लोगों ने इसको किया हुआ है, समझा हुआ है। तो जगजीत सिंह के गजल सुनते 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 मुझे ऐसा लगा कि गजल, शेरो शायरी, कविता, ये सब मुझे कब अच्छे लगने लगे मुझे समझ में नहीं आया। बट हाँ, तब से लेकर के पिछले 25-30 साल से मुझे गजल सुनना, शेरो शायरी सुनना, कविताएं सुनना, और कभी कभी उस टाइम पे लिख भी लेता था कविता। अब आजकल जो है थोड़ा बिजी रहने की वजह से उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती है, बिकॉज आई आई थिंक एक कविता लिखने के लिए कई दिनों तक उसके सब्जेक्ट के साथ जगना पड़ता है, सोना पड़ता है, चलना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। वेरी तो मेरी हॉबीज में गजल पढ़ना, सुनना, समझना, शेरो शायरी समझना, पढ़ना, सुनना, ये सब कुछ है। थैंक यू अजय जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने टीसा के प्लेटफॉर्म को कब और कैसे ज्वाइन किया, और जब आप किसी फिजिकल या ऑनलाइन SHG में जाते हैं तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? टीसा के बारे में मुझे लगभग 1 से 1.5 साल पहले पता चला। और मैंने कहीं सुन तो रखा था, बट मैं ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन फिर मैं ऐसे ऑफिस में एक बार खाली बैठा हुआ था, तो फिर मैंने टीसा के बारे में जो नेट पे ढूंढने चाहा, और बहुत जल्दी और बिना किसी खास टाइप के एफर्ट के मुझे वो सब मिल गया। फिर मैंने कुछ फोन नंबर उसमें दिए हुए थे, तो उसमें यूपी यूपी के जो थे इंचार्ज
तो फिर उनको मैंने फोन किया, और फिर लगभग 1 साल से मैं टीसा से जुड़ा हुआ हूँ। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग होती है वो मैं ऑनलाइन ट्राई करता हूँ जुड़ने के लिए उसके साथ। और ज्यादातर मेरे ख्याल से 30-40% लगभग 1 साल से मैं जुड़ रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टीसा जो काम कर रही है हम जैसे लोगों के लिए, स्टैमरिंग करते हुए लोगों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। और फ्यूचर में और ज़्यादा काम करते रहना चाहिए, और सो दैट कि जो नए लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो समझ पाए कि स्टैमरिंग क्या है। इसके साथ साथ एक एक जनरल अवेयरनेस जो कि जनरल पॉपुलेशन में है, वो थोड़ी कम है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि टीसा का योगदान रहेगा फ्यूचर में, कि एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए नॉर्मल लोगों के बीच में। जी हारून भाई। थैंक थैंक यू। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आपकी वर्क लाइफ कैसे थी? और फर्स्ट जॉब हासिल करने के लिए या फर्स्ट जॉब पर काम करना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ हाँ, जो जो मेरा फर्स्ट जॉब था वही मेरा आज तक जॉब है हारून भाई। और पिछले 25 साल से मैं यहीं पे हूँ। और जॉब के टाइम पे इंटरव्यू में मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही थी, थोड़ी क्या मतलब बहुत ज्यादा हो रही थी एंजाइटी। मुझे नहीं मालूम था कि एंजाइटी क्या होती है, क्यों होती है। और ये जैसे लगता था कि कोई कोई मेरी गलती है, इसमें कोई मिस्टेक है मेरा। जैसे जब कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है तो बड़ा एक नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब हम उसके एग्जाम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, या ये सारा कुछ। तो फिर इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। बट मैंने मैंने इंटरव्यू बोर्ड को ये रिवील किया था कि मुझे कुछ कुछ ऐसा है, स्टैमरिंग है। और स्टैमरिंग मुझे बचपन से है। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू बोर्ड में 7 या 8 लोग थे, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने, या आई थिंक सबने ही सपोर्ट किया। एंड दे हैड सेड कि टेक योर टाइम, बी काम, कूल एंड रिलैक्स। और अगर जो आपको कुछ लग रहा है, बिकॉज वो जो भी इंटरव्यू था वो लगभग 15 मिनट्स का था। 15 मिनट्स में आई थिंक 5 या 6 मिनट वैसे नॉर्मल डिस्कशन था, रिमेनिंग 10 मिनट का टेक्निकल था। तो टेक्निकल के लिए दे हैड सेड कि इफ यू वांट यू कैन यूज पेंसिल एंड पेपर। अगर जो आपको लगता है कि आप बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, टेक योर टाइम। तो दे वेर वेरी सपोर्टिव, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग सपोर्टिव होते हैं। और हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा लगता है कि लोग हमें निगेटिवली जज कर रहे हैं, और एक फियर ऑफ निगेटिव इवेल्युएशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली हमारे माइंड में बना रहता है। तो इसकी वजह से वो एंजाइटी होती है। मुझे भी थी, बट अपने मेथड से मैंने ओवरकम किया था उसको, एंड सिंस देन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। नॉट रियली जैसे नॉर्मल फ्लुएंट लोगों के लिए होती उतनी तो नहीं, बट हाँ फिर भी कंसिडरेबली फाइन है। और रोज अम, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वहाँ ढेर सारे काम करता हूँ, मीटिंग, सेमिनार्स, रिव्यू मीटिंग्स, ये सब करता हूँ। और रोज जीतता हूँ, रोज सीखता हूँ, रोज आगे बढ़ता हूँ। वेरी वेल।
अजय वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम रोजाना या फिर जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो हमें राइट। हर रोजाना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तो अजय वर्मा जी से बहुत अच्छी गपशप हो रही है। वो बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, हर जवाब पर, हर सवाल पर चौका छक्का मार रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस भी अगर उनके माइंड में कुछ है तो वो जरूर अजय वर्मा जी से हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले निर्मल जी ने अपना हैंड रेस किया है, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हरुण जी आपका बहुत धन्यवाद, और अजय वर्मा जी का भी धन्यवाद कि वो हमारे लिए उन्होंने समय निकाला। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अ, अजय वर्मा जी जो सर है उनको तो अभी कोई दिक्कत हो नहीं रही है, लेकिन उनको पहले दिक्कत थी। तो ये जो बदलाव आया ये कैसे आया, और इसमें किन किन चीजों ने, किन टेक्निक्स ने कैसे उनकी मदद करी, तो ये मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरा ये कि अभी वर्मा जी ने बताया था कि उनकी एंजाइटी, उनकी कुछ मेथड्स थी, तो वो मैं मेथड्स जानना चाहूंगा, उनके पर्सनल राज जानना चाहूंगा कि उनने अपनी एंजाइटी को कैसे रिमूव किया। थैंक यू सो मच निर्मल जी। बेसिकली जो एंजाइटी को कम करने का ढेर सारे मेथड्स हैं। और एक जो मेथड ये है कि हम देखिए क्या होता है कि एंजाइटी होता क्यों है। पहले थोड़ा सा इसको अगर जो ऐसे समझें तो एंजाइटी होने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं होता है। जिस सिचुएशन में हम जा रहे होते हैं उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर टू द पॉइंट करें तो सोशल एंजाइटी हम सबके लिए एक बड़ा फैक्टर ऑफ कंसर्न है। तो वो होता क्यों? वो होने का एक रीजन ये है कि हम समझते हैं कि लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में, और हम लोग को ये लगता है कि लोगों को क्या लग रहा है हमारे बारे में। और ऐसा लगते ही हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, बिकॉज ये पिछले 5,000 10,000 साल से ही कुछ ऐसा हो रहा है सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन में कि जब भी एक थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जब भी एक डरावनी कंडीशन होती है, तो फिर बॉडी में कुछ कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है ब्रेन के माध्यम से। और ब्रेन जो है उसको जब परसीव करता है, जब देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि या तो हम इस परिस्थिति से लड़ सकते हैं या इससे भाग सकते हैं। तो दो जो है ऑप्शन हमेशा होते हैं, फाइट और फ्लाइट। जो फ्लाइट मोड है वो बहुत आसान है। वो मीनिंग ये है इसका कि जैसे ही ये लगे कि हमारी कैपेबिलिटी इस परिस्थिति में लड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो हम भाग जाते हैं। जैसे सांप अगर जो आएगा, हम अगर जो सांप को टैकल करना नहीं जानते हैं, हम भाग जाएंगे। आग लगेगी, आग को संभालना बुझाना अगर जो हमें नहीं आता है, हम भाग जाएंगे। फ्लाइट मोड जो होता है ये बड़ा सिंपल और बड़ा नेचुरल है। लेकिन जो फाइट मोड है, वो फाइट मोड में आपको अपनी कैपेबिलिटी को समझना है, और अपनी कैपेबिलिटी को ऐसे समझना है कि मैं इस परिस्थिति को बेटर वे में हैंडल कर सकता हूं। तो जब भी अगर जो एंजाइटी लगती है तो मैं ट्राई करता हूं 2-4 बार गहरी सांस लेके उसको धीरे धीरे छोड़ने का, और उसके बाद पास्ट के एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरीज हैं उसको मैं ले आता हूँ, और ऐसे ले आता हूँ कि मैं उस जगह तो अच्छा बोला था,
उस जगह तो मैंने बेहतर बोला था। इससे ये एक स्टेप हायर है, इससे ये 2 स्टेप हायर है, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी हम और आप बहुत बेहतर बोल रहे हैं, तो अगर जो आप इस मेमोरी को अपने लगातार सोचें, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बेहतर वक्ता हैं। और जब आपको ये लगेगा तो अगली बार जब आप बोलने जाएंगे तो एंजाइटी कम होगी। तो एंजाइटी कम होने का तो ये हो गया। लेकिन अगर जो आप फेल होते हैं उस बार, तो उसके निगेटिव चीजों को कम सोचिए, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा सोचिए। बिकॉज फेलियर जो आपका था वो पूरे 5 मिनट का नहीं था। अगर 5 मिनट आपने बात किया है वो नहीं था, उसमें से आप कुछ जगह पे अटके हैं, कुछ जगह पे ब्लॉकेज थे, कुछ जगह पे आप ठीक से नहीं कम्युनिकेट कर पाए, कुछ जगह फंबल किए, कुछ जगह आपने आंख डाउन कर लिया। उन सबको छोड़ करके जो बेहतर पोर्शन था उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको आप अपने मन में लीजिए, उसके बारे में सोचिए। अगली बार आप बेहतर वे में तैयार रहेंगे। लेकिन इस सबसे आसान है वो ये कि एक्सेप्ट करना कि मुझे स्टैमरिंग है, मेरी फ्लुएंसी बाकी लोगों से कम है। और जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे स्टैमरिंग है और मेरी फ्लुएंसी बाकी लोगों से कम है, अपने आप आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होगी और एंजाइटी कम हो जाएगी। तो मैंने जो ये ट्रिक अपनाया वो यही अपनाया कि रिवील कर देना कि मुझे स्टैमरिंग है। और ये रिवील करते ही एक फियर ऑफ निगेटिव इवेल्युएशन का जो एक डर है वो कम हो जाता है, तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। आई थिंक बहुत ही ढेर सारी बातें हो गई। टू द पॉइंट बात ये है कि एक्सेप्ट करना, उसको रिवील करना, और उसके साथ साथ इन पैरेलल उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में काम करते रहना। राइट। थैंक वेरी वेल अजय वर्मा जी। मेरे ख्याल में निर्मल जी ने बहुत काम का क्वेश्चन किया था और उन्हें जवाब भी बहुत काम का मिला है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा, सार्थक जी भी अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो सार्थक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो मेरा ये मेरा ये क क्वेश्चन है कि मैं ना अभी ट ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो और वहाँ पे ना दो अ, हम- दो बच्चे हैं। तो उनकी एज मेरे से ज्यादा, मतलब वो भी मेरे ही साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उ- उनको भी स्टैमरिंग की दिक्कत है। तो क्या बोलते, पर ये है कि वो जो दो हैं, तो उनको स्टैमरिंग है, पर मतलब उ- उन्हें ज्यादा स्टैमरिंग नहीं है। मतलब उन्हें सिर्फ कभी कभी स्टैमरिंग होती है। मतलब जैसा जैसा न न मेरे साथ होता है ना कि क्या बोलते, हर एक सेंटेंस में किसी ना किसी वर्ड के ऊपर मैं स्टैमर करता हूँ। पर वो जो क्या बोलते, मतलब एक की तो स्टैमरिंग मेरे जैसी है, पर दूसरे की स्टैमरिंग थोड़ी सी उ- उ- उल्टी है। मतलब उसे स्टैमरिंग सिर्फ किस किस सिचुएशन पे होती है। तो मेरा सवाल ये है कि अ, अ, कि ऐसा क्यों
होता है कि हमारी स्टैमरिंग कम और ज्यादा क कैसे सार्थक जी, आपका सवाल जो है ना वो बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि मेडिकल साइंस अभी तक इसको कंक्लूड नहीं कर हेलो पाया है। जी सार्थक जी, मुझे हेलो आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सार्थक जी, आपका क्वेश्चन हमने सुन लिया है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, वरना अजय वर्मा जी आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है। जी। मैंने सवाल प प पूछ लिया है, तो अभी वही मैं उसका वेट कर रहा था, तो वो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बोला था। चले, हाँ, तो आप अभी थोड़ा सा आवाज वेट आ रही कर है। लें। आप वेट कर लें, अजय वर्मा जी आपके जी क्वेश्चन जी का आंसर कर रहे हैं। जी अजय जी। जी जी थैंक यू सो मच हारून जी। सार्थक जी का सवाल जो है वो बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि मेडिकल साइंस ने अब तक इसको कंक्लूड नहीं किया है। देखिए, दो टाइप के डॉक्यूमेंट हैं जो कि जिसपे थ्रू आउट वर्ल्ड के सारे डिजीज डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करते हैं। एक है डीएसएम, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और दूसरा है आईसीडी, इंटरनेशनल कुछ कोड वगैरह कुछ के, हाँ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो ये दोनों डॉग को होते हैं। जो स्टैमरिंग के बारे में ये चीज लिखा हुआ है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि एक डेवलपमेंटल, जो चाइल्डहुड से लेकर के वो डेवलप होता है। और जो रीजन है इसके वो दो तीन है। इसमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट है रीजन वो जेनेटिक है। और ऐसा भी माना गया है कि लगभग मोर देन 60-70% केसेस जेनेटिक्स के होते हैं, और बाकी जो है वो लर्निंग की वजह से हो सकते हैं, जो कि बचपन में सीख लिया है और ये सब। लेकिन अल्टीमेटली जो ऑनसेट है, जो शुरुआत है उसका, वो फिजियोलॉजिकल ही है। आपने लर्न किया है इसका भी मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। लास्ट में जाके ये है कि फिजियोलॉजिकल है, और लगभग 5% टोटल पॉपुलेशन को स्टार्टिंग में ये स्टैमरिंग होती है। लगभग 4% अपने आप ठीक हो जाते हैं, और बाकी को 12-13 साल की एज तक ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद ये लगातार बना रहता है। अब नाउ आ, इसमें दो ब्रेन के कुछ कुछ हिस्से हैं जो कि जिम्मेदार हैं। एक जो हिस्सा है एमिगडेला है, जो कि एक्चुअल में जो एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग के लिए बिहेव करता है। और कुछ ऐसे भी है रिसर्च पेपर जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ हार्मोन्स हैं उनमें कुछ एक सर्ज सा होने लगता है उस टाइम पे जब हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे करके कई थ्योरीज हैं जिसके सपोर्ट में और जिसको निगेट करने के लिए भी काउंटर थ्योरीज हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है बस कि हम सबकी स्टैमरिंग यूनिक होती है, और हम सबकी स्टैमरिंग का जो ग्रेड है, जो सीवियरिटी है, वो भी अलग अलग होती है। और एक चीज और है कि वो जो स्टैमरिंग है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप मतलब
आप मतलब ये हुआ है कि जो अब तक बचपन से आज तक जो आप हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती की वजह से आपको स्टैमरिंग नहीं है, या जो दो बच्चों को की आप बात कर रहे हैं उनको शायद कम है स्टैमरिंग, थोड़ा ज्यादा है स्टैमरिंग, आपको कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। सिंपल बात यह है कि एंजाइटी का रिस्पॉन्स इसके लिए जिम्मेदार है। ऑनसेट जो है, शुरुआत इसकी भले ही जेनेटिक हो, फिजियोलॉजिकल हो, लेकिन जो सीवियरिटी का कम होना या ज्यादा होना है, स्टैमरिंग की जो वैल्यू है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ये डिपेंड करता है एंजाइटी को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, एंजाइटी को आप कैसे अपने मन में ला रहे हैं, और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर जो आप किसी भी सिचुएशन को ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अरे जाने दो जो होगा देखेंगे, अरे छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंपल सी बात है, स्टैमरिंग सिर्फ एक लेस कैपेबिलिटी इन्फ्लुएंसी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग जितना जल्दी ये बात समझेंगे उतना जल्दी हम लोग को इससे आजादी मिलेगी कि मेरी गलती है इसमें और मुझे सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। तो सजा मतलब लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं, हम उससे नहीं मिलेंगे, हम दिन भर सोचते रहेंगे और रात भर सोचेंगे, और हमको एकदम इसको ठीक कर लेना है तभी हम दुनिया के सामने जाएंगे। नहीं, दुनिया के सामने रहेंगे, वहां एक्सेप्ट करेंगे, ये लॉ ऑफ फ्लुएंसी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपने अपने हाइट को एक्सेप्ट कर रखा है, आपने अपने कलर को एक्सेप्ट कर रखा है, वैसे इसको भी एक्सेप्ट करिए, वैसे ही हम सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ इसको कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे क्या क्या मिटिगेशन प्लान इसके हो सकते हैं जिसमें कि स्टैमरिंग हमको कम हो, कैसे एंजाइटी को अपने थोड़ा डाउन रखना है, क्योंकि हमने देखा है जब जब एंजाइटी बढ़ती है तब तब स्टैमरिंग ज्यादा होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो एक जो कारण है इसका, अदर देन जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी, वो एंजाइटी है। तो एंजाइटी को कम रखना है, आप जितना भी स्टैमर करते हैं उससे कम स्टैमर करें, राइट। होपफुली सार्थक जी, मैंने वही समझा है जो आपने पूछा है। जी जी, अजय और वर्मा जी, आपने काफी डिटेल में समझाया, और मुझे आपके समझाने से बहुत अच्छा लगा। तो अभी मतलब जो भी मैं चीजें सोचता था वो मैं नहीं सोचूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय वर्मा जी, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही साइंटिफिकली और लॉजिकल वे में दिया है। और मेरे ख्याल में इस सेशन में जो भी पार्टिसिपेंट हैं और जो इस सेशन को बाद में भी देखेंगे, ये आंसर सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और हम सब जो PWS हैं, हम सभी के साथ जिंदगी के किसी न किसी मरहले में ये होता ही है कि हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और खामखा ही चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे एक और क्वेश्चन ये करूँ कि आप क्या समझते हैं कि एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कि अगर कोई PWS एक्सेप्ट करना चाहे कि हाँ मैं स्टैमर करता हूँ, तो उस एक्सेप्टेंस में उसे क्या क्या करना होगा। हारून भाई, देखिए क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो किसी भी चीज का, ये सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं करें, अगर स्टैमरिंग की सिर्फ बात ना करें, कोई भी अगर जो एक हम
किसी भी सिचुएशन की, किसी भी कंडीशन की बात करें तो आई थिंक ये 3-4 लेवल होते हैं जहां से पास होते हुए हम लोग एक्सेप्ट करना होता है। वो वही है कि जैसे ही एक कोई घटना घट रही है तो उस इंसिडेंस के बाद एक एक टाइप का डिनायल होता है। डिनायल मतलब ये तो मेरे साथ नहीं है, ये तो मेरे में नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, और मैंने ये गलत समझा है। तो ये जो स्टेट ऑफ डिनायल कुछ दिनों तक चल सकता है। उसके बाद एक गुस्सा सा आता है, एक वो एंग्री वाले मोड में हम चले जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तो सही नहीं है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। और अगर जो हम धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, तो भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ। तो वो एंगर वाले स्टेट में भी काफी दिनों तक हम लोग फंसे रहते हैं। उसके बाद पता नहीं कुछ होता है कि हम सभी डिप्रेशन वाले मोड में जाते हैं, जिसमें लोगों से बात करना बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। हमें लगता है एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है कि हमारा ये टोटल टोटल एग्जिस्टेंस जो है वो किसी काम का नहीं है, और हम किसी काम के नहीं हैं, और दुनिया को हमारी जरूरत क्यों हो। तो इस मोड में रहते हैं नाउ। उसके बाद एक बार्गेन सा हम करने लगते हैं सिचुएशंस के साथ, अपने साथ, फ्यूचर के साथ, कि चलो ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी हमको ये करना है। और हम उसको, जो जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसको अपने पर्सनालिटी का, अपने लाइफ स्टाइल का, अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं और बना लेते हैं। उसके बाद जो होता है, उसके बाद ही होता है कि हम सब जब एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, बात बस ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी नॉलेज। ये नेचुरली होता है। कुछ लोग डिनायल में ही फंसे रह जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, कुछ लोग एंगर में फंसे रह जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, कुछ बार्गेन की स्टेट में फंस जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, और कुछ डिप्रेशन में रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। ये लास्ट के स्टेप तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अगर जो आप एक एक ढंग के लोगों के साथ बात करें, और ढंग के आप नॉलेज को आप शेयर करें, तो ये सारे के सारे स्टेट को आप जल्दी जल्दी पार करते जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में आप वर्षों तक फंसे रहें, सालों तक फंसे रहें। निकल के आ सकते हैं, और सीधे पहले स्टेप से, जब वो इंसिडेंस हुआ है उसके कुछ दिनों के बाद, आप फाइनल स्टेज पे रहेंगे, जहां एक्सेप्टेंस है, जहां पे फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग है, उसको अपने लाइफ में एकोमोडेट करते हुए अपने आप को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच आर्यन जी, वेल आई थिंक बहुत ज्यादा ही वेरी बोल दिया मैंने। वेल अजय वर्मा जी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, और वो बहुत गौर से हमारी जो क्वेश्चन एंड आंसर को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी अपना इनपुट दें। अगर कोई उनके माइंड में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी हमें निर्मल जी ने हैंड रेज किया है, और वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया था कि वो अपनी कुछ रोज की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उनसे सीखना चाहूंगा मैं भी कि वो कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार की अपनी स्पीच के लिए प्रैक्टिस करते हैं।
थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। निर्मल जी, मैं सुबह जो है ट्राई करता हूँ 15-20 मिनट में थोड़ा ध्यान लगाने के लिए, और ट्राई करता हूँ कि मैं स्लो वे में कैसे बोला जाए उसकी जो प्रैक्टिस करूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सुबह सुबह ही लगभग 4-5 मिनट स्टार्टिंग में वो ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को मैं ट्राई करता हूँ करने के लिए। और उसमें फिर एक सांस में एक वर्ड को ट्राई करता हूँ कि 1-2 मिनट बोलने के लिए प्रैक्टिस करूँ। फिर एक सांस में 5-6 वर्ड्स तक या एक सेंटेंस तक बोलने के लिए ट्राई करता हूँ। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ रीडिंग प्रैक्टिस करूँ, जहाँ एक पैराग्राफ को काम, कूल और रिलैक्स वे में बोलने के लिए ट्राई करूँ। तो ये लगभग 15-20 मिनट का एक टाइप का मैकेनिकल टाइप का प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ मैं थ्रू आउट डे माइंडफुलनेस के साथ मैं कोशिश करता हूँ रहने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंट में रहने के लिए हमेशा। हालांकि प्रैक्टिकली हमेशा रह पाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट आई एम ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट कंडीशन। और पास्ट के बारे में कम से कम सोचूं, फ्यूचर के बारे में कम से कम एप्रीहेंशन का बोझ डालूं अपने ऊपर। तो ये मैं कोशिश करता हूं, और आई थिंक मैं डेली अपने आप को बेहतर करना चाहता हूं। और नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ फ्लुएंसी कंट्रोल और बेटरमेंट इन द फ्लुएंसी, बट इसके साथ साथ ये प्रैक्टिसेस जो है लाइफ के डिफरेंट फेजेस में भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। और जो फ्लुएंट लोग हैं वो भी अगर जो माइंडफुलनेस के साथ अपने आप को काम, कूल और कंपोज रखने के लिए ट्राई करेंगे, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे अपनी रियल लाइफ में, रिलेशनशिप में, और डे टू डे भी हम करना चाहते हैं उसमें। होपफुली मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। यस यस, निर्मल जी, थैंक यू सर। मैं इन सब चीजों को करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू निर्मल जी, आपने अपना इनपुट हमें दिया। तो अजय वर्मा जी, मैं आपसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन किए, तो मैं एक ज़रा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो आप माइंड मत कीजिएगा। आपने बताया कि आपको अपनी पहली जॉब के मामले में काफ़ी लकी थे कि आपको पहले इंटरव्यू में ही आपको जॉब मिल गई, और अब आप इसी जॉब पर 25 ईयर्स गुजार चुके हैं। हम जो लोग स्टैमर करते हैं, मैं अपनी तो बात करूंगा कि मुझे अपनी पहली जॉब गेट करने में और अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मैंने इस मामले में बहुत रिजेक्शन फेस की। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज किया, तो आप उस मामले में भी लकी थे, या आपने भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस की? और जब आपने उस मौके पर आपका क्या माइंडसेट था, ये जरा बताइए हमें। जी जरूर तारिन भाई। बेसिकली टचवुड मैं उसमें भी थोड़ा सा लकी हूँ, बल्कि ज्यादा लकी हूँ। मेरी शादी को लगभग 21 साल हो गए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी विथ माय मैरिड लाइफ, विथ माय पार्टनर। एंड आई थिंक मेरी वाइफ को भी ऐसा ही लगता होगा, आई होप सो। तो क्या था कि हम लोग की शादी जो है अरेंज मैरिज ही थी।
और अरेंज मैरिज के बाद लगभग 7-8 महीने कोर्टशिप, मतलब वो एक दूसरे से बात करना और मिलना, ये सब था। और लखनऊ में मैं था उस टाइम, अभी भी हूँ, और मेरी वाइफ भी लखनऊ से ही है। तो हम लोग हर 3-4 दिन पे एक बार मिल लिया करते थे कहीं, और डेली फोन पे बात भी होती थी। तो लगभग 7-8 महीने तय होने के बाद भी ये सब चलता था। तो वैसे मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढने में कोई ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने अपनी वाइफ को, मैं उस टाइम तो वाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सारी बातें उनसे डिस्कस करी थी कि मुझे ऐसा 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 है। शी वॉज सेइंग कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और ये तो हम सबके साथ होता है। हम लोग भी जब घबराते हैं तो कई बार थोड़ा सा अटक जाते हैं बोलने में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आप भी तो वैसे ही नॉर्मल है। तो फिर मतलब इस वे में मैंने उनको पहले एक्सप्लेन किया हुआ था। तो एट प्रेजेंट तो लगभग हर दिन के बारे में, जो उस दिन के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव चीजें होती हैं, वो भी मेरे साथ शेयर करती हैं, मैं भी करता हूँ। एंड यू कांट बिलीव कि वो जो स्टैमरिंग पे पिछले 5-6 साल से अब काम कर रही है मतलब वो जो है पीएचडी कर रही हैं, और वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड उन्होंने पीएचडी का टॉपिक ही ये सेलेक्ट किया हुआ है, स्टैमरिंग को सेलेक्ट किया हुआ है, एंजाइटी के साथ रिलेशनशिप उसका क्या है ये। तो दैट्स व्हाई आई एम नोइंग थोड़ा सा, वो बाकी लोगों से मुझे थोड़ा बेहतर, थोड़ा सा ज्यादा मालूम है, बिकॉज वो सारे के सारे लिटरेचर मेरे लिए भी अवेलेबल रहते हैं, जिस पे मेरी वाइफ काम कर रही हैं। एंड सो वो मेरे लिए, आई थिंक आज की डेट में वो एक प्लस पॉइंट है। ऐसा है प्लस पॉइंट, स्टैमरिंग मीनिंग ये है, स्टैमरिंग एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए रिलेशनशिप के मामले में। वो ऐसे है कि जब वो अपने गाइड से या अपने यहाँ जो जो भी हैं उनके फैकल्टी मेंबर्स या इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जब वो वहाँ डिस्कस करती हैं स्टैमरिंग के बारे में, तो वो लोग बड़े सरप्राइज होते हैं कि आपको ये सब कैसे पता है, आपको ये कैसे पता है कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है एंड साइकोलॉजी क्या है। और क्योंकि बहुत कुछ लिटरेचर में अभी नहीं पता है, वो भी आपको इतना जो मेटिकुलसली हाउ यू आर नोइंग। तो फिर वो कहती है कि नहीं, जो हस्बैंड को मेरे है स्टैमरिंग। तो फिर मैं 2-3 बार मिला हुआ हूँ उनके फैकल्टी मेंबर से, गाइड से, टीचर से, और भी जो लोग हैं उनसे। तो वो लोग तो ऐसा कहते हैं कि आप तो हमसे ज्यादा फ्लुएंट हैं, आप तो इतना काम कूल और रिलैक्स वे में बात करते हैं, इतना स्लो बोलते हैं। और ये स्लो बोलना मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोगों में होता है, जो अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, समझा दें। तो ये बहुत ही कम होता है, एंड यू आर ब्लेस्ड विद दैट। तो ये मैंने हालांकि ये सब सीखा है, एक्वायर किया है। जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे मैं भी सीख सीख करके बोल रहा हूँ अरुण भाई, लेकिन ये सब एक्वायर किया हुआ। वो जो नेचुरल है वो ये है कि मैं बहुत फास्ट बोलता था, और मैं बोलते समय एक दो वर्ड के बाद अटक जाता था, वेरी फर्स्ट वर्ड पे ही अटका रहता था। तो अब ये मेरे लिए आई थिंक एक टाइप का ब्लेसिंग ही है कि लाइफ पार्टनर के साथ मैं अपने इस पर्टिकुलर, अगर जो इसको हम ये कहें कमी थी, तो इस कमी के साथ मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, मुझे एक फायदा मिल रहा है। और एक शेर मैंने आई थिंक आपसे पहले भी आपको जो सुनाया था कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली ये दुनिया हमने।
तो बहुत केवल इस एक सो कॉल्ड वे में प्रॉब्लम अगर जो है तो, और मैं जो है इस मामले में भी, रिलेशनशिप के भी मामले में भी ब्लेस्ड रहा हारुन भाई। वेरी वेल। अच्छा, हमारे लॉन्च का टाइम 1 घंटे का है, तो जी। अगर आपके पास कुछ मज़ीद टाइम है तो मैं आपके 10 से 15 मिनट लेना चाहूँगा। अगर आप फ्री हैं तो बता दें, वरना फिर हम लॉन्च को यहीं पे एंड करना चाहूँगा मैं। नहीं, मेरे पास टाइम है अभी, और मैं और आप आराम से बात कर सकते हैं, सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आपने इस बारे में अपना कंसेंट हमें शो किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आने वाले चंद सालों में आपने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि जो पर्सन स्टैमर कर रहे हैं, आप उनकी किस तरह से हेल्प करना चाहेंगे, कि जिस तरह के ट्रॉमा से ए, एक पर्सन, एक स्टैमर पर्सन गुजरता है, आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकेंगे? आपने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। आ, देखिए क्या है कि बचपन से मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ इस स्टैमरिंग को लेकर के, पहले खुद के बारे में, और आज भी मैं खुद के बारे में ट्राई करता हूँ डेली बेसिस पे स्टैमरिंग को समझने का, उसको फ्यूचर में और बेटर करने का। इसके साथ साथ जो जो भी लोग जो स्टैमरिंग करते हैं, मैं जो ट्राई करता हूँ कि अगर जो थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम हो तो मैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ। गाइड मतलब कैसे एंजाइटी को कम रखना है, कैसे, क्या मैकेनिकल मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी फ्लुएंसी को बेटर कर सकते हैं, क्या कॉग्निटिव थॉट्स प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैमरिंग के बारे में। ये तो रही बात जो कि मैं अभी करता रहता हूँ, और इसके साथ साथ ये भी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि ये साइकोलॉजी से हम केवल उसको एक्सेप्ट करके और बेटर वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमें और आगे बेहतर तरीके से करना चाहिए। बट इन टोटैलिटी अगर जो देखा जाए तो स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम जो हमारे मेडिकल साइंस में अभी तक है, कि हम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इसका रियल कॉज क्या है, क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं जो स्टैमरिंग रिसर्च सेंटर खोलना चाहता हूँ, आज नहीं, अभी तो, जब भी मेरे पास टाइम होगा तब, और उसमें वो सारी की सारी चीजें जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जो कि रियल कॉज है, मतलब जो हार्डवेयर साइड है स्टैमरिंग का, उसको और बेटर वे में समझना, और उसके बारे में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट के लिए इफ वी कैन डू वो। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारा माइंड है, माइंड मतलब जो हम साइकोलॉजी है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पोर्शन पे मैं कुछ करना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो जब भी टाइम मिलेगा तो फिर जो स्टैमरिंग रिसर्च सेंटर कुछ ऐसा कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट ये भी है कि मैं टीसा के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ, और टीसा अगर कुछ भी मुझे जो इससे रिलेटेड कुछ देना चाहती है तो वो भी मैं कर सकता हूँ आगे। वेरी वेल, मुझे आपका फ्यूचर प्लान सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा पर्पस लेकर, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर जी रहे हैं। और हम सब लोग जो इस सेशन में हैं वो आपके लिए दुआ गो रहेंगे, ये दुआ करेंगे कि आप जल्द ही
इस मकसद में कामयाब हो सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो भी पर्सन इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अ, मेरे ख्याल में हमारे साथ संजय ओझा जी भी हैं, और वो काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। तो मैं उनको मौका दूंगा कि वो आपसे क्वेश्चन करें। संजय जी, आप अनम्यूट कर सकते धन्यवाद हाथवन जी। मैं खामोश नहीं था, मैं बहुत ध्यान से अजय वर्मा जी के जवाब सुन रहा था, और काफी सवालों के जवाब उनने काफी अच्छे से दिए। और मेरा सवाल ये था कि मतलब उनको कब ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी स्टैमरिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है, ज्यादातर लोग विक्टिम मोड में ही रहते हैं, मतलब अपनी स्टैमरिंग को एक नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं। कब उनने पाया कि अब मुझे इस पे काम करना चाहिए, या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने उनका माइंडसेट बदल दिया हो इस टैम्परिंग के प्रति, अगर वो शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच इस पॉइंटेड सवाल के लिए संजय जी। बेसिकली जब मैं 12th में था, उस टाइम पे जो है बोर्ड के एग्जाम में जब मुझे समझ में आया कि थ्योरी में मेरे मार्क्स तो बहुत बढ़िया हैं और प्रैक्टिकल के वाइवा में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई कुड नॉट अटर a सिंगल वर्ड इन दैट वेरी वाइवा, एंड उसमें एग्जामिनर ने मुझे सिंपली पासिंग मार्क दे दिए, नथिंग मोर देन दैट। और फिर थ्रू आउट थ्रू आउट स्टेट में जब रिजल्ट निकला तो मेरे थ्योरी में मार्क्स बहुत ज्यादा थे। अगर वाइवा में बाकी लोगों की तरह मुझे मार्क्स मिल गए होते तो मैं आई थिंक टॉपर होता उस टाइम पे यूपी बोर्ड का पूरे। तो उसी टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि मैं लाइफ में लग रहा है कुछ कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस। तो लगातार उस टाइम वो एक टाइम था जब मुझे समझ में आया कि आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय दिस फैसेट ऑफ पर्सनालिटी। और तब से लेके आज तक मैं कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा से यही था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको कभी ओवरकम नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा है जो कि कुछ है ही नहीं, जो कि बहुत कुछ है, पता नहीं क्या है। जिससे भी पूछो, इवन डॉक्टर्स वर नॉट अवेयर अबाउट द रियल कॉज, अबाउट द रियल सिम्टम्स, अबाउट द दिस दिस प्रॉब्लम। तो एक एक शेर है गालिब का, जो कि एक लंबी सी गजल का है। और वो ये था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये शुरू के दो लाइन थे। मैं जिस शेर की बात कर रहा था वो ये था कि भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, गर तो रायपुर पेचो खम से पेचो खम निकले। तो गालिब साहब ने ये कहा है, इस शेर, ये फारसी में शेर है कि जो हाइट जो है, जैसे पहले के टाइम में लेडीज लोग अपना हाइट ज्यादा रखने के लिए थोड़ा जूड़ा बना के ऊपर से वो चुन्नी उन्नी जो डाल लेती थी तो लगता था हाइट उनकी ज्यादा है। तो गालिब साहब का ये था कि वो भरम खुल जाएगा कि तुम्हारी हाइट ज्यादा है, सिंपली अगर जो वो एक पिन निकल जाएगा जूड़े का, अपने आप सब गिर जाएगा। हाइट जो रियल में है वो समझ में आ जाएगी। यही फिलॉसफी, सेम फिलॉसफी जो स्टैमरिंग के साथ है। स्टैमरिंग इज ओनली लो कैपेबिलिटी ऑफ फ्लुएंसी, नथिंग मोर देन दैट। ये कोर में जब आप जाएंगे तो सिंपली ये है कि फ्लुएंसी कम है, और उस फ्लुएंसी कम होने की वजह से हम लोग ने साइकोलॉजिकल इश्यूज को उस पे और चढ़ा रखा है।
उसको और बड़ा कर दिया है, चढ़ा चढ़ा के, ये प्रॉब्लम एंजाइटी, तो वो प्रॉब्लम डिप्रेशन, तो वो प्रॉब्लम स्ट्रेस, तो वो प्रॉब्लम फियर ऑफ निगेटिव इवेल्युएशन, फिर फोबिया, फिर और एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, ये बड़ा करके रखा है। इफ वी कैन एक्सेप्ट आवर फ्लुएंसी इशू, वो फ्लुएंसी इशू है हमारे अंदर, उसको एक्सेप्ट करते ही वो जूड़े का पिन निकल जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, और रियलिटी में क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक संजय जी, मैंने आपकी बात पे थोड़ी सी अपनी बात भी जोड़ ली है। बहुत ब्यूटीफुली आपने आंसर दिया, आपने सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, बहुत अच्छे से। बाकी टाइम हो रहा है, हरुण जी शायद गुस्सा करें, नहीं नहीं, मैंने गुस्सा नहीं मतलब करना। तो मैं तो मतलब मैंने देखा है कि जैसे यस यस। मैंने जितने लोगों से बात की है जो नॉन स्टैमर्स हैं, मैंने पाया है पब्लिक का एक जनरल परसेप्शन है कि अगर कोई स्टैमरिंग करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या आपने भी ऐसा पाया है? मैंने ये बहुत जनरल परसेप्शन पाया है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है संजय जी, और मेरे पास इसका टू द पॉइंट जवाब है। एक्चुअली वर्जीनिया यूनिवर्सिटी यूएसए में एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर केन। डॉक्टर केन एक एक जो रिसर्च कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, वो ये कह रहे हैं कि लोगों का परसेप्शन जो है स्टैमरिंग के बारे में, वो जिम्मेदार है हमारे हमारे जो है इस टाइप के कंडीशंस के लिए, एंजाइटी की कंडीशंस के लिए। मतलब कि जैसे पिछले 100 साल में ऐसा हुआ है कि जो लोग आज से 200, 400, 500 साल पहले जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे ना, जो लोग लेफ्टी होते थे, उनको कई 100 साल पहले कबीले में जब हम लोग रहते थे तो मार दिया जाता था, ये कह के कि ये सब राक्षस हैं, ये सब भूत हैं, ये सब कुछ गलत हैं, ये लोग ये देवताओं के अगेंस्ट हैं, उनको मार दिया जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस बढ़ती गई, आज की डेट में हम लोग लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं उनको उतना ही नॉर्मल मानते हैं जितना जो राइट से लिखते हैं उनको, बल्कि कई लोग तो लेफ्टी को इंटेलिजेंट भी मानते हैं। तो डॉक्टर केन जो है वो 10 साल से इस पे लगे हुए हैं कि क्या पॉइंटेड अवेयरनेस कंटेंट होना चाहिए जो कि हम सोसाइटी में अगर जो दें तो फिर स्टैमरिंग के बारे में स्टिग्मा जो है, जो सोच है लोगों की, वो बदले। जैसे ही सोच बदलेगी ना, वैसे ही जो ये प्रॉब्लम है ना एंजाइटी की स्टैमरिंग से एसोसिएटेड, वो कम हो जाएगी। एंजाइटी होती क्यों है कि सामने वाला हमको कैसे इवेल्युएट कर रहा है, इसका एक डर रहता है। ये डर रहता है कि रियल में हम वो लॉस करने जा रहे हैं क्या जो हमारे पास है, या जो हमारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो हम लूज करने जा रहे हैं क्या। इसलिए डर लगता है, इसलिए एंजाइटी होती है, इसीलिए फ्लुएंसी और खराब हो जाती है, राइट। तो जो डॉक्टर केन 10 साल से काम कर रहे हैं और क्वेश्चन आए ढेर सारे उन्होंने बना रखे हैं, और जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। अगर जो वो इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो क्या होगा कि 5 मिनट 10 मिनट के इंटरवेंशन टाइप के अवेयरनेस कंटेंट क्रिएट किए जाएंगे थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू दिस मीडिया। अगर जो वो हम लोगों को बताएंगे तो फिर उनको लगेगा कि नहीं, जो लोग स्टैमर करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, सिर्फ फ्लुएंसी से रिलेटेड कॉन्फिडेंस की कमी, वो भी इसलिए है क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी बाकी लोगों से अलग है, कम अब नहीं कहें, अब अलग कहें, राइट। तो कॉन्फिडेंस ये बेसिकली ढेर सारे कैपेसिटी को एक साथ कैलकुलेट करके होता है। तो हम लोग जो भी
कहते हैं कि जो लोग को स्टैमरिंग है उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यस, सोसाइटी में स्टिग्मा है ये। सोसाइटी में आज की डेट में ये माना जाता है, सोसाइटी में ये भी माना जाता है कि इसका आईक्यू कम है। बट साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो भी लोग स्टैमर करते हैं उनका, इन कंपैरिजन टू जो फ्लुएंट लोग हैं उनसे। और कॉन्फिडेंस वाली जो आप बात कह रहे हैं, आज की डेट में सोसाइटी में ये स्टिग्मा है कि जो लोग स्टैमर करते हैं वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से करते हैं स्टैमरिंग। ये है आज की डेट में, बट ये सही नहीं है। और ये आने वाले टाइम में कुछ सालों में ये भ्रम टूटने वाला है, ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। बस हमें ये समझना है कि लोग गलत समझ रहे हैं, और जिस दिन हम ये समझ गए कि लोग गलत समझ रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट। थैंक यू अजय जी। Thank you. मेरे ख्याल में संजय जी के क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया। मेरे ख्याल में हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन इस टाइम में हमें बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिला कि किस तरह आपने स्टैमरिंग को compete किया, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, और उसके बारे में आप नॉलेज भी साइंटिफिकली और अपडेटेड नॉलेज रखते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में और पार्टिसिपेंट्स जो जो भी शरीक हुए हैं उनके नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ होगा, और उन्हें भी आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। टाइम की कमी की वजह से मेरे और क्वेश्चन भी आपके साथ थे जो मैं नहीं पूछ सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट भी आपसे होगा, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आपसे मैं पूछ पाऊंगा। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, और अपने जो कीमती ख्यालात थे, अपनी जो ओपिनियन थी, साइंटिफिक कह लें, एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर की, और ये हमारे लिए ज़िंदगी भर एक एसेट का दर्जा रखेंगी। तो मैं आज के लॉन्च को एंड करना चाहूँगा, और पूरे इस सेशन के पार्टिसिपेंट की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच हारून जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सभी लोग के साथ रूबरू होकर के गुफ्तगू कर सकूं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मसर्रत है कि आपने आ, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, और इतने शानदार सवाल पूछे। क्योंकि बहुत ढेर सारी चीजें आप सबको, हम सबको पता होती हैं, लेकिन जब कोई दिखाता है कि ये क्या है, तब आप भी समझते हो कि ये क्या है। तो आज मुझे वो मौका मिला कि जो मैं थोड़ा बहुत समझता था वो भी मुझे भी समझ में आया कि मैं ये समझता हूँ, और मुझे ये पता है। और तो थैंक यू सो मच मुझे अवसर देने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।